हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संचित मेहरा और मैं आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एमएससी मैथमेटिक्स का बड़ा ही खास टॉपिक ये मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये पार्ट सेकंड है हमारी इस क्लास का, हमारे इस टॉपिक का। अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट वन को जरूर देख सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। मोर ओवर, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को यूजीसी नेट मैथमेटिक्स मैथमेटिकल साइंस का सारी चीजें यहाँ पर करवा दी जाएगी। फिर चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर नंबर थ्योरी या फिर कोई और टॉपिक ऐसा जो आप लोगों की कम वेटेज का होता है। ठीक है, सारे टॉपिक मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और क्लासेस के लिंक के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको ये सारे के सारे लिंक्स वगैरह मिलते रहेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वांट भी करवाता हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए होंगी यहाँ पर। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आइलर लैग्रेंजेस का सेकंड थर्ड क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक के हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइप्स देखी थी, केसेस देखे थे, केस वन केस टू केस थ्री देखा था, और अब हम लोग आयलर लैग्रेंजेस का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है जी, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं कि भाई कैसे हमने क्या चीजें करनी है। आप लोग जरूर आराम से इनको देखिएगा कि क्या क्या सम होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो मैं यहाँ पर सेकंड नंबर करूंगा और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। आपके पास लिमिट जो है वो है 0 से लेकर 1 तक। फंक्शन आपके पास y इंटू वाई डैश क्यूब dx, और बाउंड्री कंडीशंस जो है वो है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये रही हमारी बाउंड्री कंडीशंस और साथ में आप लोगों को फंक्शन भी गिवन है। हमें निकालना क्या है, निकालना वही है फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, एक्सट्रीमल वाले तो खास करके। अगर आप लोग यूजीसी की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग सिंपल अपना यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी देना चाहते हैं उसमें भी। तो चलिएगा समझते हैं कि भाई क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पार्ट वन में आप लोगों को कुछ केसेस बताए थे जिसमें मैंने बताया था फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। ये तीन केसेस हमारे पास थे। यहाँ पर अगर देखा जाए हमारा जो फंक्शन है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो आप लोगों के पास है वाई वाई डैश क्यूब, यानी कि एफ एक्स, एफ जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो अगर आप लोगों का एफ इंडिपेंडेंट है तो हमने उसको एक डायरेक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका देखा था कि क्या तरीका था। मैंने वहां पर लिखवाया था एफ माइनस वाई डैश कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू सम सी। ये आपके पास कंसेप्ट है, यही आपको लगानी पड़ेगी इक्वेशन ताकि आप लोगों का सॉल्व हो पाए। अब फंक्शन आप लोगों के पास क्या है, सिंपल वाई वाई डैश क्यूब रख लेते हैं यहाँ पे, वाई वाई डैश क्यूब माइनस वाई डैश, और जो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश आ जाएगा, यानी कि इस वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ जाएगा, जो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी वाई क्यूब। पार्शियल वाला करना है, दूसरा वाला नहीं करना। तो अगर पार्शियल वाला करते हो वाई को तो कांस्टेंट माना जाएगा, 3 आ जाएगा आगे और यहाँ पर हो जाएगा कुछ यूं करके इज इक्वल टू में सी। अगर आप इसको और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा वाई वाई डैश क्यूब माइनस 3 वाई वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू सी। और अगर इसको और फर्दर सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा माइनस 2 वाई वाई डैश क्यूब इज इक्वल टू सी। ये आप लोगों के पास यहां तक का फंक्शन बनकर आया है। अब हमें काम करना है इसको सॉल्व करने का, तो मैं बाकी की जो कांस्टेंट वाली चीजें हैं वो एक तरफ कर लेता हूं, जैसे c और -2 ये मैंने एक तरफ कर दी। अब मुझे यहां से y चाहिए, आ रहा है वहां पर y डैश, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं देखना जरा, थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे मैं इसको करूंगा। वैसे आप लोग मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप लोगों का दिमाग जो है बहुत अच्छा है, आशा करता हूँ, ये उम्मीद मैं आप लोगों से रख सकता हूँ। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अगर y डैश क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन टू 1 अपॉन वाई लिख रहे हैं, आप लोग ये जानते हैं कि y डैश होता क्या है, dy बाई dx। और अगर मैं यहाँ पर क्यूब लगा दूं तो ये यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा।
कुछ इसी तरीके से है ना। और अगर मैं कभी ऐसा आप लोगों को दूं y डैश इज इक्वल टू एक्स, तो आप लोग इसको कैसे लिखते हो, x रेज्ड पावर 1/3। क्लियर, ये बेसिस एंड पावर वाले चैप्टर में अगर कोई पावर इधर है दूसरी तरफ जब जाएगी तो वो अपॉन में ही तो लिखी जाती। तो मैंने ये किया। इसके बाद आगे की कहानी देखना क्या होने लगी है। अगर मैं यहाँ पर y डैश लिखाऊंगा तो ये आ जाएगा -c/2 1/y होल रेज्ड पावर 1/3। मैंने करके भी बता दिया है कैसे किया, बस ये चीज है। अच्छा, और अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए y डैश इज इक्वल टू, यार ये मैं -c/2 होल रेज्ड पावर 1/3 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कुछ ऐसा करके u लिख देता हूँ, ये भी समझ में आता है। अब एक और चीज करी जा सकती है, क्यों ना हम ये -c/2 को एक नया कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। क्लियर, हम इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। -c/2 होल रेज्ड पावर 1/3 को मान लीजिए हमने a दे दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, y डैश इज इक्वल टू a y रेज्ड पावर 1/3, सॉरी 1/y रेज्ड पावर 1/3, ये a y 1/y रेज्ड पावर 1/3। अब मैं ये वाला y अगर मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये लिखा क्या जाएगा, y रेज्ड पावर 1/3। y डैश आप लोगों के पास dy होता है, और मैंने जो dy का dx जो नीचे वाला अपॉन वाला जो था, ये जो dx वाला था, इसको मैंने उसके तरफ भेज दिया। और अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। क्या ये बात समझ में आई? आराम से देखिएगा, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। हमने जो dy डैश था, dy बाय dx जो था, dy बाय dx का dy अपनी तरफ रखा, y के पास रखा, और dx वाली टर्म उधर भेज दी, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेट होने बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या आ जाएगा, अगर आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो y रेज्ड पावर कितना इंटीग्रेशन आ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 4/3, और नीचे भी आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है जी, ये इस तरीके से आ गया, और ये चीज बन जाएगी आप लोगों के पास ax आ जाएगा इंटीग्रेशन का आंसर, प्लस साथ में एक और कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं ax/b। क्लियर? अच्छा, ये तो आ गया। अब हम बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो भी जरूरी है। ये आप लोगों के पास एक्चुअली थोड़ा सा आंसर तो है ही है। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन है y0 x0, ये वाली, ठीक है ना, y0 x0। अगर आप लोगों के पास x का वैल्यू 0 रख दिया जाए, y का वैल्यू 0 रख दिया जाए इस जगह पे, तो ये b भी तो मुझे 0 ही तो मिल जाएगा, है कि नहीं बात? ये देखिएगा, ये 0 हो गई, इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, तो ये तो b 0 ही आ गया। बिल्कुल, तो b 0 है अपना, ये तो क्लियर है जी। अब हम दूसरी वाली बाउंड्री कंडीशन जो है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 इसका, यानी कि y की जगह पे रखें आप 1, तो ये बन जाएगा 3/4 a, और वहां पर तो आ गया वही, और b तो वैसे ही 0 है, तो ठीक है, a का वैल्यू अपने पास आ चुका है 3/4। क्लियर? तो अगर लास्ट की बात करूं, लास्ट में जब हम मेन सोल्यूशन लिखेंगे तो वो मेन सोल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा, लास्ट वाला जो सोल्यूशन है यहीं पर मैं लिख देता हूं, 3/4 y रेज टू पावर 3/4 इज इक्वल टू a, जो कि अपने पास 3/4 ही है, साथ में इंटू का तो x था ही था, ये 3/4 ये 3/4 कट हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर ये मिल गया y रेज टू पावर 3/4 इज इक्वल टू x। तो ये रहा आप लोगों का फाइनल सोल्यूशन। तो आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, अगर किसी को ना समझ में आए, ये वीडियो यहाँ पर हमेशा पड़ी रहेगी, आप लोगों के लिए ही है, ट्राई करते रहना इन क्वेश्चंस को। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, आइलर का ही, इसी चीज का ही, लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके होगा। ठीक है, हटके होगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, आइलर लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन भी तो होता है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पार्ट 1 में इसके बारे में चर्चा करी थी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कर रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोगों को सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी, सम कुछ यूं है, थर्ड सम है ये अपना, थर्ड सम, क्योंकि मैंने पहला पार्ट में एक किया था, ये थर्ड हो गया क्योंकि पिछला सेकंड था। ठीक है, मैं सारे पैटर्न वाइज यहाँ पे लिखूंगा कि ये क्वेश्चन है, आपको भी इसी अकॉर्डिंग अगर वीडियोस देखेंगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है a टू b x स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy dx।
ये आप लोगों के पास सम है। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस कुछ खास नहीं है। अगर बाउंड्री कंडीशंस कुछ खास नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में देखते हैं। जरा फंक्शन को आराम से देखिएगा। फंक्शन में आप लोगों के पास x भी पड़ा हुआ है, y भी पड़ा हुआ है और y डैश भी तो पड़ा हुआ है। अगर ये चीजें पड़ी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, फंक्शन पहले तो लिख लेते हैं यार। फंक्शन है क्या, मेरा फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, ये मेरा फंक्शन है। अगर मैं आयलर इक्वेशंस को जानता हूं, आयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन को मैं जानता हूं, वो किस तरीके से लिखी जाती थी, वो लिखी जाती थी कुछ यूं करके, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाय डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू 0। यूं करके आप लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, आयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन लिखी जाती है। अगर ये है तो देखिए यार, मुझे चाहिए क्या, मुझे एक तो चाहिए कर्ल एफ बाय कर्ल वाई। वो मैं सब्सटीट्यूट पहले तो मैं निकालूंगा और फिर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा उस चीज को। तो चलिए ट्राई करते हैं, पहले हम लोग कर्ल एफ बाय कर्ल वाई निकालना। तो अगर मुझे कर्ल एफ बाय कर्ल वाई निकालना है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर तो y पड़ा ही नहीं हुआ। इसका करते हैं, इस वाली का, इसका आ जाएगा 4y प्लस इसका करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 2x। तो 4y प्लस 2x मेरे पास कर्ल एफ बाय कर्ल y है जी। उसके बाद आगे करते हैं, यहां पर मुझे ये भी चाहिए, कर्ल एफ बाय कर्ल y डैश भी तो चाहिए। तो कर्ल एफ बाय कर्ल y डैश अगर मैं निकालूं, उसमें ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, सिर्फ इसी चीज का डेरिवेटिव मिलेगा। तो ये आ जाएगा 2y डैश एक्स स्क्वायर, ये रहा जी मेरे पास डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो कर्ल एफ बाय कर्ल वाई जो कि है आप लोगों के पास 4y प्लस 2x माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश, तो वो है 2x स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया 4y प्लस 2x माइनस, हाँ जी, ये बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स करना है। अगर विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स करना है, ये याद रखना, ये पूरा पूरा डेरिवेटिव है। यहाँ पर y डैश को कांस्टेंट मत कंसीडर कर लेना, ये पूरा पूरा डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स वाला है, नॉट कर्ल वाला। कर्ल वाला नहीं ना, इसलिए पार्शियल वाला नहीं है, इसलिए पूरा पूरा डेरिवेटिव का u इंटू वी रूल लगेगा। तो जब आप यहाँ पर u इंटू वी रूल लगाते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस y डैश एज इट इज 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, ये आप लोगों के पास डेरिवेटिव बन के तैयार है इज इक्वल टू 0। अब बाकी की जो चीजें हैं वो यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा सा मैनेज मुनेज जो करना है हमें वो यहाँ पर कर देते हैं। देखिए ये बनकर आ जाएगा 4y प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 4xy डैश इज इक्वल टू 0, ये बनकर तैयार है। अब अगर मैं देखूं यहां से 2 2 2 तो सभी इक्वेशंस में पड़ा ही हुआ है, ठीक है, 2 2 2 तो पड़ा ही हुआ है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है यार। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दूं और 2 को कॉमन निकाल दूं, कॉमन निकाल के 0 के पास भेज दूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा 2y, माइनस को निकाल भी दिया तो माइनस का आ जाएगा। सारे के सारे जो साइन हैं वो सारे के सारे साइन आप लोगों के चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। सारे के सारे मैंने साइन जो है वो चेंज कर दिए, और क्योंकि मैंने यहाँ पर -2 को कॉमन निकाला है, आप ये याद रखना, -2 को। अच्छा, तो क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है क्या? वैसे देखा जाए ना, हो सकती है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैं उसको बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या देखा हुआ है अपने बीएससी एमएससी के ड्यूरेशन में। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy डैश माइनस 2y इज इक्वल टू x, ये वाला जो -x का था ये मैंने उस तरफ भेज दिया। ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन है। अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस को बड़े अच्छे से पढ़ा हो कभी, तो उसमें हम इसको एक नाम देते हैं जिसका नाम था कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर देना जी, व्हिच इज कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर आप लोगों को ये याद आ गया है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिएगा। हम लोग हमेशा पुट करते थे x को e रेज टू पावर t, हम लोग पुट करते थे x इज इक्वल टू e रेज टू पावर t, और जो आप लोगों के पास x y डैश आता था उसको हम लोग पुट करते थे dy, और जो x स्क्वायर y डबल डैश आता था उसको हम पुट करते थे d माइनस वन, यूं करके d माइनस वन y, ये पुट करते थे। बस यही काम करना है। जहां जहां पर आपको जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, पुट कर देते हैं ना। अगले पेज पे मैं पुट कर रहा हूँ तो ये बनकर आ जाएगा डी माइनस वन वाई, क्लियर जी। प्लस टू एक्स वाई था तो प्लस टू एक्स वाई डैश, अगर प्लस टू एक्स वाई डैश है तो ये रहा एक्स वाई डैश डी वाई, तो प्लस टू डी वाई आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस टू वाई लिखा हुआ है तो माइनस टू वाई ही रहेगा, तो माइनस टू वाई। यहाँ पर x था इज इक्वल टू में x है तो वो क्या होता है e रेज टू पावर t होता है, तो वो e रेज टू पावर t सब्सटीट्यूट हो गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये आ गया डी स्क्वायर माइनस डी प्लस टू डी माइनस टू, और y तो हम कॉमन ही निकाल देते हैं क्योंकि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो ये बनकर आ गया जी डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर टी। अब मैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट निकालूंगा। रूट निकालने के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस लिखेंगे जी। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा वो लिखते हैं। यहाँ से आ जाएगा जैसे फैक्टराइजेशन अगर मैं कर दूं तो ये बन जाएगा प्लस टू डी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये बन गया d, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये बन गया d प्लस टू, और यहाँ से माइनस वन कॉमन आ जाएगा और ये बन गया d प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये चीज आ गई d माइनस वन और ये चीज आ गई d प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो d का वैल्यू जो आ रहा है, d का वैल्यू अपने पास दो आ गई, d इज इक्वल टू वन आ गया, एक तो ये वैल्यू है, और एक वैल्यू आप लोगों के पास d इज इक्वल टू माइनस टू आया। अगर दो रूट्स आते हैं और दो रूट अलग अलग आते हैं तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF को लिखते थे। याद होगा आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज जल्दी से जल्दी ये चीजें याद कर लीजिए। आप लोग MSc मैथमेटिक्स कर रहे हैं, साथ में आप लोग UGC की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए जी। ठीक है जी। उसके बाद ये आप लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गए। नेक्स्ट अब हम लोग निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है राइट हैंड साइड में जो चीज पड़ी हुई है उसको लिख दीजिए, अपॉन में जो फंक्शन ऑफ डी, ये वाली जो चीज है ये सारी की सारी ये चीज आ जाएगी, यानी कि डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू। अब अगर ऐसा वाला आ गया है तो क्या किया जाएगा, हम लोग डी को वहां पर पुट कर देंगे ना, पुट कर देते हैं, मतलब डी की जगह पे क्या पुट करें, वन पुट कर दें। हाँ, डी की जगह पे वन पुट कर देते हैं। जब आप डी को वन पुट करते हैं यहाँ पर पुट डी इज इक्वल टू वन, तो ये तो बनकर आ गया कुछ वन प्लस वन माइनस टू, जिसको हम बोलते थे केस ऑफ फेलियर, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास जीरो नहीं आना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये चीज केस ऑफ फेलियर आ जाता है, हम लोग वहां पर मल्टीप्लाई करवा देते थे, ये चीज हम फेल कर देंगे, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो दोबारा से यहाँ पर शुरुआत होगी, लेकिन एक टी हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे हम लोग इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो 2d प्लस वन जो है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू, सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है आप लोगों को। तो ये चीज इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पे पुट करें d का वैल्यू वन, तो फिर देखिएगा क्या आता है, पुट d इज इक्वल टू वन करने पे ये आ जाएगा t e रेस्ट पावर t अपॉन टू प्लस वन, सो ये आ गया वन अपॉन थ्री t e रेस्ट पावर t। तो ये मेरा रहा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये रहा जी पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आया हुआ है, ये मेरे पास पीआई भी आ गया है। अब लास्ट में फाइनल आंसर जब मैं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बाउंड्री कंडीशंस गिवन ही नहीं थी, तो आप लोग डायरेक्ट y में ही छोड़कर आ सकते हैं आंसर। मेरा y क्या आ गया, c1 e रेस्ट टू पावर t प्लस c2 e रेस्ट टू पावर माइनस टू t प्लस वन अपॉन थ्री t e रेस्ट टू पावर, यहाँ पर t था ना, e रेस्ट टू पावर t। लास्ट में आपको यहीं पर नहीं छोड़ के आना, अब x की टर्म में आपका आंसर आना चाहिए।
तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर t, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ये रहा e रेज टू पावर t x, तो ये आ जाएगा यहाँ पर x प्लस C2 e रेज टू पावर, हाँ e रेज टू पावर -2t है, तो उसको आप लोग कैसा लिख सकते हो, x रेज टू पावर -2 लिख सकते हैं उसको भी। और वैसा ही सेम 1/3, t को तो हमने लिखा था, हाँ t तो t आ जाएगा ना, वैसे आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, अगर e रेज टू पावर t है तो log x इज इक्वल टू t आ जाएगा, तो यहाँ आ गया log x और e रेज टू पावर t का आ गया x, तो ये रहा अपना फाइनल वाला आंसर। तो ये है जी इसका विच इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है जी, यही है अपना रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप लोग ये सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है संजित मेहरा, मैं दोबारा से बता दूं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पर आपकी हमेशा मिलेगी। ओके जी, थैंक यू सो मच।